पहले प्रोजेक्ट की बात कर लें कि हमने प्रोजेक्ट क्या करना है और प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें वर्किंग में लेके आएंगे. So first of all, we have few things regarding the project working and the project things. अब projects कौन कौन से हैं? अब जैसे मेरे पास हमने project ये करना है कि we need to get data. हमारे पास data होगा. अब data regarding जो सबसे इस पे वो है कैंसर डिटेक्शन. तो सबसे easiest वर्क हो सकता है. तो आपने जो प्रोजेक्ट करना है, ये जो वर्किंग करनी है वो आपने करनी है कैंसर डिटेक्शन के ऊपर. अब कैंसर डिटेक्शन का जो डेटा होगा, हाउ यू गोना गेट दैट डेटा? आप ये डेटा लेंगे कैगल से या कोलैब से, या आपको मिलेगा यूसीआई मशीन से. जो आपको डेटा मिलेगा, जो अगर हम प्रोजेक्ट की वर्किंग की बात करते हैं, यूसीआई मशीन से मिलेगा. अब यूसीआई मशीन से जब डेटा आगे आता है तो अब आपने उसको डेटा रीड करना. वी आर गोइंग टू रीड द डेटा. अब डेटा को रीड करने के लिए हमें जो चीज़ यूज़ होती है वो यूज़ होगी पांडास की लाइब्रेरी. हमने पांडास की लाइब्रेरी को यूज़ करना. अब पांडास की जब लाइब्रेरी यूज़ हम करते हैं तो डेटा के अंदर हम जो चीज़ें फाइंड करते हैं वो है डेटा क्लीन. कि डेटा क्लीन हो, उसमें कोई वैल्यू नल ना हो. कोई भी वैल्यू जो है वो नल वैल्यू में नहीं कंसिडर की जा सकती. कि नल अगर वैल्यू होगी तो हमें इश्यू होगा. अब प्रोजेक्ट है सबसे आसान कि हमने कैंसर डिटेक्शन फाइंड आउट करना है कैगल से, कोलैब से, यूसीआई मशीन से, और डेटा रीड करना है. फिर पांडास लाइब्रेरी पे जाना है, डेटा क्लियर करना है या नहीं करना, दैट इज द अदर थिंग. इसके बाद हम उसको देखते हैं कि डेटा यूजफुल है या नहीं, यूजफुल और नॉट. डेटा यूजफुल है या नहीं है. इसके बाद हम ये चीज़ चेक करते हैं कि डेटा की हमारी यूजेज जो है वो सही से यूजफुल है या बस एमी सा डेटा है. सो डेटा यूजफुलनेस हम वहाँ से चेक कर लेते हैं. इसके बाद हम चेक करते हैं डेटा के डेटा के कॉलम्स कितने हैं. डेटा कॉलम्स कितने हैं, फिर डेटा में हमारे पास यूजफुल कॉलम कौन सा है. यूजफुल कॉलम्स कौन से हैं. अब यूजफुल कॉलम्स का मतलब ये होता है कि हम लोग उस डेटा यूज कहाँ पे करना है, यूज फ्रॉम वेयर एंड यूज टू वेयर. हमने यूज कहाँ से करना है और किधर करना है, दो चीजें हैं, कहाँ से करना है और किधर करना है. समटाइम हमें जो ये इस तरह की डेटा इंटीग्रिटी रिक्वायर्ड होती है, ये
ओके, फर्स्ट अगेन हम फिर से बैक आ गए क्योंकि पाकिस्तान में जूम सेशंस। तो खैर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें डेटा चाहिए, तो डेटा से हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो हम थे डेटा कॉलम्स के ऊपर कि डेटा कॉलम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट डेटा क्या होता है, उनमें से कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे एक प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, हम उसको रन करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हम यूज़ करेंगे कैंसर डिटेक्शन के ऊपर। कैंसर डिटेक्शन इज़ द ओनली द ईजीएस्ट वे दैट यू कैन गेट कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से कि हमारे पास बेस्ट वे है इसको प्रोजेक्ट को करने का, जिसमें 3 जगह से हम प्रोजेक्ट का डेटा ले सकते हैं। यूसीआई रिपोजिटरी या यूसीआई मशीन है, कैगल है। हमारे पास कैगल आ जाएगा, कैगल आ जाएगा, फिर यूसीआई आ जाएगा, जहाँ से डेटा आ सकता है, और कोलैब आ जाएगा। हम कोलैब से डेटा ले सकते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट वेज टू कलेक्ट दीज काइंड ऑफ डेटास फ्रॉम द थ्री वेज। अब हम डेटा ले लेते हैं या डेटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो मोस्टली जो डेटा होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि हमें डेटा की इंटेग्रिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, डेटा कितना ऑथेंटिक है, कितना फेक है। असल पॉइंट आता है कि डेटा कितना ओरिजिनल है और कितना फेक डेटा है जो हमने एक्चुअल कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हमें उसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। डेटा की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है कि कितना डेटा जो है वो ओरिजिनल आ रहा है और कितना डेटा जो है वो फेक आ रहा है, जो हम एक्चुअली कैलकुलेट भी करते हैं यूजिंग द इंटेग्रिटी टूल। तो कंसर्न्स सारे होते हैं जिसमें हम चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो बेटर काम करेगी और कौन सी चीज़ जो है वो काम नहीं करेगी। तो डेटा इंटेग्रिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा इंटेग्रिटी के डेटा जिस सोर्स से हमारे पास आया है, क्या वो सोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है या फजूल है। सो डेटा इंटेग्रिटी इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी नीड टू यूज़ कि डेटा क्या है, डेटा इंटेग्रिटी क्या है, डेटा किस सोर्स से हमारे पास आया है। तो हमने जो प्रोजेक्ट करना है, या जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट होगा, वो आपका पास प्रोजेक्ट होगा, तो आपने प्रोजेक्ट करना है कैंसर डिटेक्शन के ऊपर। कैंसर डिटेक्शन में हमारे पास फिर फर्दर पार्ट्स आ जाएंगे। कैंसर में कैंसर डिटेक्शन में हमारे पास फर्दर पार्ट्स आएंगे। अब फर्दर पार्ट्स में हमने डिटेक्ट करना होगा नूडल नूडल डिटेक्शन। पहले आप नूडल डिटेक्ट करोगे, नूडल डिटेक्ट करके उसको डायग्नोज करोगे कि क्या इसका पार्ट हमारे पास है या नहीं है, और कौन सा पार्ट है जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कौन सा है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज कि नूडल डिटेक्शन हम किस किस तरह कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, और किन किन वेज में हम कर सकते हैं नूडल को डिटेक्ट। नूडल डिटेक्शन में हमारे पास मोस्टली जो चीज़ कनेक्ट होती है या चीज़ अटैच होती है, वो ये चीज़ अटैच होती है कि हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर रहे हैं। फर्दर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर हम कोई नोडल डिटेक्ट हो रहा है, हमें कैंसर का पार्ट पता लग रहा है कि अच्छा हाँ इसमें कोई कैंसर है या इसमें कोई कैंसर नजर आ रहा है तो हम फर्दर उसको डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि डायग्नोसिस में हमारे पास आएगा यस कैंसर है और नो। सो हमने यस एंड नो पे आना, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव। सो हमारे पास जो कैंसर डिटेक्शन जितनी भी होती है वो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करेंगे, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके पास है तो आप उस पर कर सकते हो, आप कैगल पे कर सकते हो, आप ट्यूमर डिटेक्शन कर सकते हो, कैंसर डिटेक्शन है, ट्यूमर डिटेक्शन है। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट वर्किंग क्राइटेरिया आ रहे होते हैं। हर क्राइटेरिया जो है वो आपका डिफरेंट तरीके से काम करेगा, हर क्राइटेरिया। अगर हम इसके कोड को एम्बेड देखते हैं, कोड के अंदर वर्किंग देखते हैं, तो हमारे पास कोड भी तभी काम सही से करता है, हम कोड को तभी काम उस पर सही से कर सकते हैं कोड के अंदर, जब हमारे पास हमें ये पता होता है कि हम इसके साथ वर्किंग कैसे कर सकते हैं, किस अंदाज में कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट एंड फ्यू थिंग्स।
तो डेटा इंटीग्रिटी जो होती है वो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों कर रही होती है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सारी कर रही होती है। अब इंटीग्रिटी ऑफ डेटा अगर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो दोनों चीज़ों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर इंडिपेंडेंट है तब भी फ़ायदेमंद है, डिपेंडेंट है तब भी फ़ायदेमंद है। दोनों चीज़ें डिटेक्शन में ही काम आती हैं, दोनों चीज़ें डिटेक्शन में ही काम आ रही होती हैं। तो हमारा मेजर मकसद यही होता है कि हम डेटा के साथ जितनी भी वर्किंग करें, वो वर्किंग जो है वो कम्प्लीटली ठीक तरीके से वर्किंग हो। जैसे मैं एक छोटी सी वर्किंग कोड पे आता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको वर्किंग कोड में ले आता हूँ अपने। क्योंकि अगर मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ तो मुझे कैगल से या किसी भी चीज़ से सर्वर कनेक्ट करने नहीं देगा। तो चलें, मैं इसको अब शेयर कर रहा हूँ कि जो हमें प्रोजेक्ट वर्किंग में कैसे नज़र आता है। ये मेरे पास मेरा एक वर्किंग पैराडाइम है जिस पे मैं अपना कोई वर्किंग कर रहा हूँ या मार्क डाउन कर रहा हूँ या कोई कोड रन करके देख रहा होता हूँ। अब ये कोड नो डाउट बहुत लंबा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इस पे बहुत वर्किंग चल रही है या डेटा सेट्स हैं या कुछ है। तो डेटा सेट जैसे मैंने आपको कहा कि हम जैसे हमारे पास इसमें गिटहब पे यहाँ पे फलां जगह पे डेटा सेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप डेटा सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्दर इतनी ज़्यादा डिटेल में जाके ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ छोटा सा डेटा वर्क में लेके आना है। जैसे ये मेरे पास है, ये है मल्टीपल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग यूजिंग पाइथन। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट जो है वो डाउनलोड हो रहा है। जो डेटा सेट मैंने एक रेपोजिटरी से लिया था। अब जैसे आज की डेट में मैंने अभी एक डेटा सेट जो है वो डाउनलोड किया है, कनेक्ट करके पाथ कनेक्ट करके मैंने आज ये भी डाउनलोड करना स्टार्ट किया। अब ये कोड मैंने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कोड बना लिया था। अब इस कोड के अंदर मुझे डिटेक्शन में क्या मिलेगा कि आसपास मेरे क्या चीज़ है, आसपास मेरे क्या चीज़ है। अगर इसमें कोई अब एरर नहीं आता, क्योंकि एरर तब आता है जब हम दो सर्वर चला रहे होते हैं। जैसे हमारे पास सर्वर चल रहा है इस टाइम पर जूम का और साथ ही ये वाला सर्वर। अब 1.48 जीबी का डेटा जो है वो डाउनलोड हो चुका है, तो तकरीबन ये 2 जीबी का डेटा है जो भी फर्दर डाउनलोड हो रहा है। तो और एक हमारे पास यहाँ पे नूडल डिटेक्शन में आ जाएगा, ये सारी वर्किंग आ जाएगी। अब जैसे इसके अंदर हमें एक एरर मिल गया जी कि ये वाली जो एक लाइब्रेरी है वो यहाँ पर अभी यूज़ नहीं कर सकते, इसका पैकेज यूज़ नहीं होगा। उसकी एक रीज़न मेजरली ये है कि मैं जूम को साथ साथ यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मुझे एक कुछ लाइब्रेरीज हैं वो जूम की वजह से मैं लाइव उनको यूज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो वर्किंग में मेरी बिल्कुल सही चल रही होती है। जैसे मैंने वो एक लाइब्रेरी रुक किया, मेरा ये सारा काम हो गया। अब उस लाइब्रेरी की वजह से मेरे कुछ और वर्किंग कैटेगोरिकल वर्किंग भी रुक जाएगी। जैसे मेरे पास ये कैटेगोरिकल वर्किंग है, मुझे इसको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर एक यूटिलिटीज की फाइल को रोक दिया। सो कैटेगोरिकल वर्किंग मेरी यहाँ पे रुक जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, मेरे पास ये वर्किंग में रन हो गया। अब नीचे मेरे पास फिर से मुझे इसको रन ऑन करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ पे आके ब्रेक लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि मैंने कैटेगरीज बंद की थी, तो मुझे बाकी सारी कैटेगरीज को भी बंद करना पड़ेगा। जैसे ये मॉडल समरी आ रही है, कैप्सूल में आ रही है, यहाँ पे सारी कैटेगरीज को कैलकुलेट कर रहे थे। अब मुझे इस कोड को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं जूम के साथ इस तरह के कोड्स को रन नहीं कर सकूंगा। अब मुझे एरर फिर से समरी में आ रहा है, तो मुझे इसका पूरा डिफाइन मॉडल में मॉडल डॉट समरी इसको डिलीट करना पड़ेगा और इसकी बेसिस पे मुझे ये वर्किंग में इसको लेके आके चेक करना पड़ेगा। और ये भी मेरे पास एक फाइल नहीं देगा मुझे, ये वाली फाइल नहीं मुझे मिलेगी, बाकी सारी फाइल्स में मेरे पास वर्किंग पैराडाइम में आ जाएंगी। यहाँ से एक्स एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा और नीचे वाले भी। अब मुझे ये जूम की वजह से ये सारी फाइल्स मुझे एक्सट्रैक्ट करके दोबारा चलानी पड़ेंगी। अब ऑन द अदर एंड जो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं समटाइम्स सही से काम कर रहे हो। जैसे अब ये डेटा एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया। जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि आपको क्या चाहिए होता है, आपको रिप्लेस टेस्ट चाहिए। आप जैसे येस एंड नो है, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि डेटा सेट है यू एन क्या ऑल है, मैं इसको यहाँ पे डबल एल
या मैं इधर ऑप्शन ए दे देता हूँ या मैं डबल टाइप कर दूंगा, सो आई कैन इजीली टाइप एनीथिंग। अब मेरे पास सारा डेटा रीड होना शुरू हो गया, जो कि तकरीबन 2 GB का ऑलमोस्ट डेटा, ये सारा डेटा यहाँ पे रीड हो जाएगा। और वो डेटा रीड होने के बाद मुझे सारा कुछ बताएगा कि इसने अब इतनी इमेजेस रीड कर रहा है, ये सारा डेटा रीड कर रहा है, और ये मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या है, इसमें से कौन सी चीज़ क्या है, कैसी दिखती है, उसका मतलब क्या है। तो अब डेटा को रन करके देख लेते हैं। अब हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो इसी सेंस में बन रहा होता है, जिसमें डेटा आ रहा होता है, डेटा किस सेंस में आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये सारा अब यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, अब ये डेटा सारा डाउनलोड हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये डेटा यहाँ से डाउनलोड हुआ सारा जो लिंक है, लेट्स सी कि डेटा जो है वो किस तरह कैप्चर हो रहा है, और जैसे ही डेटा पूरा कैप्चर होता है देन मैं आपको डेटा समझाता हूँ कि डेटा बना कैसा है। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 के आसपास इमेजेस हैं जो कि रीड इसने करनी है, और रीड करके हमें डेटा के बारे में सारा बताएगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम कि यहाँ पे मेरा जीपीयू और सीपीयू यूज़ हो रहा है एट द सेम टाइम, तो कुछ तो टाइम इसको लगेगा टू इन द रीडिंग ऑफ डेटा। तो डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें इसको सोल्यूशन देना है कि अगर हम डेटा रीड कर लेते हैं तो इस डेटा में से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। तो हमें हमारे पास इस जगह पर हम उसको सोल्यूशन दे रहे हैं। हमारे पास ये सारा डेटा रीड हो गया, 750 का डेटा जो था वो रीड हो गया, 1.5 GB रीड हो गया। अब ये वाला पार्ट रीड हो रहा है, जिसमें वो मॉडल को ट्रेन कर रहा है, पहले टेस्ट किया और ट्रेन कर रहा है, और वो भी रीड हो गया। यहाँ पे सारा हमारा मेथड आ गया। अब ये एक इमेज उसमें से डिटेक्ट किया, इस इमेज के अंदर क्या चीज़ किस तरह दिख रही है वो सारा इसमें से अब आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अच्छा यहाँ पे एक एरर आया, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड पे इसको हम थ्रेशोल्ड कम कर देते हैं, इसको मैं 0.1 कर देता हूँ। आफ्टर डिटेक्टिंग, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि हम उसकी डिटेक्शन पावर क्या रख रहे हैं। अगेन उसमें सेम आया है, कैन फ्रेज pt1 इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इमेज थ्रेशोल्ड, क्योंकि सारा एक्चुअल थ्रेशोल्ड पे ही काम है। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड मैं थ्रेशोल्ड ही डिलीट कर दूँ। ओके थ्रेशोल्ड, अच्छा कलर, मैं यहाँ पे इमेज ही चेंज कर देता हूँ। एक्चुअली समटाइम्स इमेज का भी इशू आता है RGB के अंदर कन्वर्जन होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है, जो डिटेक्ट हमने इमेज जो की है या जो हमें इमेज रिक्वायर्ड है, ट्रू मॉडल वैल मॉडल को यूटिलाइज हुआ है, इमेज रीड हुई, डिटेक्ट हुई, हमने यहाँ पे इमेज को बता दिया है हमें इमेज कौन सी चाहिए। लेट मी हैव दैट। मुझे अगर मैं इसको डिलीट ही कर दूँ और मैं इसको रीड करता हूँ, अगर तो ये रीड हो गई, क्या मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉट txt रीड हो जाती है? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक्चुअली ये कोड बना हुआ है पैराडाइम, मतलब एक सिंपल से मैंने कोड पहले से बना के रखा हुआ है, और इसके बाद मैं इसकी डिटेक्शन ऑन करके देखता हूँ कि क्या आता है। ठीक है, ठीक है। नाउ चेंज, लेट्स सी कि अब इमेज इसमें से डिटेक्ट होता है या नहीं होती। हाँ प्रोसीड यस। ठीक है, इमेज भी डिटेक्ट हो गया है, और पाइथन लाइब्रेरी को डिटेक्ट ये भी करके ऑन कर देते हैं।
इसी तरह यहाँ आपके पास होगा, चाहे आप ये वाला कोड ले लो, इसी में से आप उसका कैंसर डिटेक्शन वाला पार्ट भी निकाल सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया जो है वो चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपका कैंसर डिटेक्शन वाला पार्ट भी इसमें से निकल आएगा कंप्लीट। यहाँ पे आके हम इसकी डिटेक्शन अब स्टार्ट करने लगे हैं कि इमेज किस तरह का दिखता है। अच्छा, यहाँ पे इंपोर्ट सॉर्ट, सॉर्ट को मैं इधर अभी रोक देता हूँ कि सॉर्टिंग मुझे नहीं अभी चाहिए, मैं इसको सिर्फ इमेज रीड पे लगाता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ से डेटा डाउनलोडेबल जेसन फाइल एक बन जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। हर इमेज का साइज और लेबल आ गया। यहाँ से मैं mkdir उसका सेव पाथ करता हूँ कि मुझे डेटा जो है बैकएंड के ऊपर सेव चाहिए। होप सो भी सेव कर दे। अच्छा, पहले ऊपर उसकी जेसन फाइल्स बन रही हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा लेबलिंग आ रहा है। अब ये डेटा लेबलिंग वही है जो हमने यहाँ पर की थी, यहाँ पर देखी थी कि डेटा हमें कौन कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, कि कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड होता है डेटा के अंदर, कौन सा कॉलम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये अभी हमें पीछे जो बैक के ऊपर जो एक जेसन फाइल मिल रही है, जो ये जेसन फाइल बन के हमारे पास आ रही है, तो एक्चुअली ये वो डेटा है जो एक्चुअली रीड हो रहा है। अच्छा, mkdir वाला भी रीड हो गया, ठीक है। ओके, ओके। ट्रैकर, अच्छा यहाँ पे सॉर्ट नहीं चलेगा क्योंकि हमने सॉर्ट के फंक्शन को ही ऑफ कर दिया था। ट्रैकिंग यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो अगर मैं सॉर्ट को रीड करवा लूँ, यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे कर लेता हूँ, इंपोर्ट सॉर्ट, इसको रीड करवा लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास जो नीचे सॉर्टिंग है, होप्स हो के सॉर्ट अब मेरे पास चल जाएगा ट्रैकिंग के लिए। सॉर्ट, अच्छा सॉर्ट कैपिटल, अच्छा यहाँ से सॉर्ट एज अ फंक्शन लेता हूँ, मॉड्यूल इज नॉट कैपेबल। ठीक है, वो सॉर्ट नहीं चलेगा क्योंकि सॉर्ट के लिए मुझे जूम ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि जूम के अंदर सेम फंक्शन होता है जो हम सॉर्ट के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आप जूम चलाओगे या कोई ऐसी चीज़ चलाओगे तो यहाँ पर ये इशू करेगा। हम सॉर्ट को यहाँ से ऑफ ही कर देते हैं, सॉर्टिंग को यहाँ से ऑफ कर देते हैं और नीचे से भी सॉर्ट हम नहीं चलाते हैं। इसका थोड़ा सा इशू इस वजह से होगा क्योंकि हमें इमेज जो है वो उस तरह क्लियर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम नीचे चलेगा। अब ये एरर भी इसी वजह से देगा क्योंकि ये सॉर्ट नहीं कर पाएगा, ट्रैक हमें मिलेगा नहीं, तो वो उस हिसाब से उसको सॉर्ट कर नहीं सकेगा यहाँ वाली लाइन में। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये फिर जूम की वजह से हमें थोड़े से झेलने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसको नहीं मिलेगा, और ये पूरा लूप जो है वो उसको सॉर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेज सॉर्ट होकर नजर आएगा। ये इमेज नजर कैसे आएगा, ये एक्चुअली इमेज ऐसे नजर आएगा कि आपके पास जो इमेज है उसके अंदर उसको मेंशन करेगा ऐसे करके कि ये कार है, ट्रक है, बस है, या क्या चीज़ आ रही है। ये कार है, ट्रक है, बस है, या क्या चीज़ आ रही है, ये कैंसर है या कुछ भी ऐसा। यहाँ पे इसको ऐसे करके मेंशन करके बताएगा वो एल्गोरिथम, क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी एक चीज़ डिफाइन की है, इसको प्री डिफाइंड एल्गोरिथम कहते हैं। हमने उसकी डायमेंशंस ले ली क्योंकि कुछ चीज़ें जूम की वजह से नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जूम जो है वो एक सर्विस को यूज़ कर रहा होता है, तो ये वो सर्विस को यूज़ करने के लिए हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता। जैसे मैंने ये एक इंस्टेंस कैटेगरी दे दी है कि इसमें क्या क्या कैटेगरी होती है, इमेज के अंदर जो भी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे रीडेबल होगी, और वो यहाँ से रीड करके हमें बता देगा कि ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में हम फॉल करते हैं, या हमारा जो वर्किंग है वो इन कैटेगरीज के अंदर आ सकता है। तो जो कैंसर डिटेक्शन है वो भी आपने सिंपल जो डेटा सेट जहाँ से डाउनलोड करना है, मैं आपको डेटा सेट बता देता हूँ। आपने आना है UCI डेटा सेट पे, यहाँ से आपको डेटा सेट मिल जाएगा, यहाँ से आपने या यहाँ से लेना है UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरीज, यहाँ से आपको डेटा सेट मिल जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे आपने जाकर जो सर्च रेपोजिटरी यहाँ पे लिखना है कैंसर,
ये ऑटोमेटिकली आपको सारा का सारा डेटा सेट जो है वो डाउनलोड करवा देगी। ये हमारे पास आ जाएगा डेटा सेट। लंग्स कैंसर भी हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स हैं, तो आपको जो बेटर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोर आइडेंटिफाई करते हैं तो आप लंग्स कैंसर का डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये सारा का सारा लंग कैंसर का डेटा सेट आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है डेटा फोल्डर से। यहाँ से आपको जो ये वाला है डॉट डेटा वाला, डॉट नेम्स वाला, आपने इनमें से कोई एक को डाउनलोड कर लेना है। ये डेटा रीडेबल होता है, डॉट नेम्स वाला भी रीडेबल होता है और वो वाला भी डेटा आपके पास रीडेबल होगा। और अगर आप डेटा डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने डेटा को एक्चुअली रीड कैसे करवाना है। यहाँ पे भी सारी डिटेल नीचे लिखी होगी कि डेटा आप कैसे रीड करवाओगे, इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह चल रही होती है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इजीली डिफाइन विद दिस सॉर्ट ऑफ वर्किंग। हर चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो और उसको उसको काम करवा सकते हो। तो जब डेटा रीड करना है तो हमने पांडास की लाइब्रेरी यूज़ करनी है। जैसे हमने तो पांडास की लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे तो हमारे पास डेटा सेट जो है वो रीड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये सारा डेटा सेट रीड हुआ और इसके अगेंस्ट में सारी इमेजेस हैं। हमने अगर कोई इमेज को चेंज करना है, वी कैन इजीली यूज चेंज द इमेज। यहाँ से आप इमेज का नंबर लिखते हैं। जैसे इमेज 1 आया है, अगर कोई स्पेसिफिक इमेज चाहिए जैसे 1709 है तो मैं यहाँ पर 13 कर देता हूँ, मेरे पास इमेज नीचे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इमेज कुछ और आ जाएगा। अब डेटा तो मीन्स कि मुझे यहाँ से जो इमेज है इमेज 1, अच्छा इमेज 1 के अंदर से सारी चीज़ें उसने कैलकुलेट कर ली हैं रैंडमली। इसको 0909 मतलब ये सारा डेटा जो है वो टेस्ट ट्रेन इकट्ठा हुआ हुआ। ये रैंडम इमेजेस ले रहा है यहाँ से, दैट्स व्हाई वो इशू में क्रिएट हुआ था। ठीक है, टेस्ट इमेज हमारे पास है 1709। लेट्स सी कि टेस्ट इमेज में या ट्रेन इमेज में हमारे पास वो डेटा आता है, क्योंकि वो डेटा जो है वो उसकी लिस्टिंग में कंप्लीटली नहीं आ रहा। ठीक है, 2 to 10 not 2 4 11 5 13। तो डेटा हमने रीड करना है वो यहाँ से क्रिएटेड है और यहाँ से डेटा रीड है। क्योंकि हमारे पास रिपोजिटरी का डेटा है तो रिपोजिटरी का डेटा हम शो भी करवा सकते हैं। पहले हमें फिर इसको एक डिटेल में जूम को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जूम के साथ इंटीग्रेटेड होती हैं। सर्वर सेट जैसे होता है, जैसे मोटा डेटा है, जो मोड डेटा है जिसको हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का डेटा कहते हैं, वो एक्चुअली आपकी सर्वर की सर्विसेज यूज़ करता है पोर्ट 8080 को। तो वो एक टाइम पर एक ही हम पोर्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको एनीडेक्स पे लेके जाएंगे या मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लूँगा तो तब वो काम हो सकता है कि वो पीछे डेटा रीड कर लेगा। डेटा रीड करने के बाद वो हमें एक चीज़ दिखाना शुरू कर देगा कि ठीक है ये चीज़ आ रही है। इसका मैं क्या करूँगा कि फर्दर आपको इस पे बगैर जूम को यूज़ किए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दूंगा इसी डेटा के ऊपर के हाउ वी गोना यूज़ दीज काइंड ऑफ डेटा। और जो हमने प्रोजेक्ट करना है उसको कैसे कंप्लीट करना है, उस प्रोजेक्ट को एक वर्किंग में ला के आपको करके दिखा देंगे कि प्रोजेक्ट करते वक्त आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना। और कैंसर वाला जो पार्ट है वो ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा, कैंसर वाला पोर्शन जो है वो ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जूम पे लाइव सर्वर पे हम ये काम नहीं कर पा रहे होते। सो दैट्स द टुडे सेशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में और बना के इसको मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको जो फर्दर जो आपने वर्किंग करनी है वो आपको आइडिया हो कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। तो अगर स्टिल यू हैव एनी क्यूरी और एनीथिंग दैट यू कैन इजीली आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप के ऊपर आपको थोड़ा सा डिले रिप्लाई आएगा, जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद माय शोल्डर।
So that's why I won't be able to reply on your time, क्योंकि मुझे उसके लिए एक time required होता है to make it work. Thank you for joining this session. If you still have any query or anything that you want to ask, then do ask me over the WhatsApp group. I will gonna reply you. हाँ, जो लोग WhatsApp के ग्रुप में अटैच नहीं हैं उनके लिए ये है that you can easily give me the मैं आपको अपना email ID देता हूँ that you gonna get to attach me with my email ID, तो मैं आपको फिर WhatsApp ग्रुप में अटैच करवा लेता हूँ. It's ctu@pftpedu.online. You can easily get into me and मैं आपको WhatsApp के ग्रुप में अटैच करवा दूँ. It's ctu@pftpedu.online. So I can easily give you the access to add you into the WhatsApp. नहीं, ये visible हो गया. It's ctu@pftpedu.online. So we can easily work and add into the WhatsApp group. So still have any query, then do let me know about my email and the WhatsApp group so we can easily solve it. Okay, done. Okay, and see you in the next Zoom session and WhatsApp group as well. Jazakallah.